सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 10 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। देखिए, देखते ही देखते पिछले हफ्ते न्यू ईयर हमने मनाया, मगर आज 9 दिन बीत चुके हैं, 10वां दिन इस साल का आ चुका है। समय कितनी जल्दी गुज़र जाता है, ये रियलाइज़ ही नहीं होता है कि 10 दिन इस नए साल के गुज़र चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई हमेशा जारी रखा करिए कि धीरे-धीरे कब 10 दिन महीने में बदल जाएँगे और महीने आधा साल निकल जाएगा, ये आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए हर दिन मेहनत करिए और दिन बड़ी लगन के साथ फ़ोकस रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़ी याचिका पर कहा, उपवर्गीकरण व मलाइकार तबके पर विधायिका कार्यपालिका को करना है फैसला। बेसिकली क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज़ आप जुडिशियल स्क्रूटनी में नहीं ले सकते हैं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी चाहे तो बहुत चीज़ों को अपने ही लेवल पर सॉल्व कर सकती है, निपटा सकती है। बाकी यूएस के लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर्स की समस्या बढ़ गई है। इसका कारण बताया जा रहा है पोलर वोर्टेक्स नामक एक भौगोलिक घटना। इसके बारे में हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, हम डिटेल में पूरा आर्टिकल लिखा है जिसमें आप समझ पाएंगे कि पोलर वोर्टेक्स क्या होता है और ये कैसे असर करता है। ज्योग्राफी में आप लोगों ने इससे कभी ना कभी तो रूबरू हुए होंगे। आशा पतन संपादकीय है मध्यम आय के घेरे में उलझा विश्व। सत्येंद्र किशोर मिश्र जी कहते हैं, विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में मध्यम आय जाल की चिंता तथा इसके निकलने के उपाय सुझाती है। आर्थिक विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के बावजूद पिछले 37 वर्षों के बाद मात्र 34 देशों को मध्यम जाल से बाहर निकालने में कामयाबी मिल सकी है। देखिए क्या हो रहा है कि मिडिल इनकम ट्रैप एक फेस कर रहे हैं नेशंस। और मिडिल इनकम ट्रैप में क्या हो रहा है कि इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पा रही है। बढ़ती वैश्विक भू राजनीतिक और पर्यावरण चुनौतियों के कारण तीव्र आर्थिक विकास में दिक्कतें हैं। इसलिए मध्यम आय देशों को विशेष प्रयास करने होंगे। विकसित भारत की संकल्पना के सम्मुख भी माध्यम आय जाल चुनौती है। विश्व बैंक वर्ष 1987 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4 वर्ग उच्च आय, मध्यम आय और निम्न मध्यम और तथा निम्न आय में विभाजन करता रहा है। ये वर्ल्ड बैंक क्या होता है, उसने नेशंस को ना डिवाइड कर रखा है 4 कैटेगरीज में। हाई इनकम है ना, मिडिल हाई इनकम और मिडिल इनकम और लो इनकम। 37 वर्षों के बाद उच्च आय वाले देशों की संख्या 41 से बढ़कर 86 हो गई है। ठीक है ना, जो आपके उच्च आय वाले इनकम कैटेगरी में आते हैं, जिनकी वैश्विक आबादी तथा जीडीपी की हिस्सेदारी क्रमशः 16 और 60% है। निम्न आय वाले देशों की संख्या घटकर 26 रह जाने के बाद वैश्विक आबादी तथा जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी क्रमशः 9% और 0.6% पर रह गई है। दुनिया की लगभग 3/4 आबादी जीडीपी में 38% हिस्सा रखने वाले मध्यम आय देशों की संख्या 74 से बढ़कर 108 हो गई है। अब निम्न आय वाले देशों के निरीक्षित कर तीव्र विकास दर हासिल करते हैं। मध्यम आय अर्थव्यवस्था वाले देशों में बढ़ते ऋण भार, बढ़ता संरक्षणवाद, भू राजनीतिक तनाव, विदेशी व्यापार तथा निवेश में गिरावट जैसे कारण सुस्त आय वृद्धि दर के साथ साथ आर्थिक दुश्वारियां बढ़ा रहे हैं। कई समस्या आ रही हैं जिन्हें वो देश भुगत रहे हैं। मध्यम आय देशों में उच्च आय अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है। मध्यम आय जाल से बचने के लिए वैश्विक विकास रिपोर्ट 3 कारकों की पहचान करती है: निवेश, आधुनिक तकनीक का प्रसार तथा नवाचार। तो रिपोर्ट ने सॉल्यूशन बताया कि चलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वो है इन्वेस्टमेंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और आपका इनोवेशन, नवाचार। मध्यम अर्थव्यवस्थाओं को उच्च आय स्तर प्राप्त कर उसे बरकरार रखने में एवं आर्थिक संरचनाएं विकसित करने के लिए विकास क्रम के आधार पर उत्तरोत्तर दो मिश्रित नीति संक्रमणों से गुजरना होगा। भारत जैसे मध्यम आय देशों को संरचनात्मक दक्षता के स्थायी
स्थायी तथा मध्यम आय देशों परंपरागत उपायों जैसे उद्यम आकार, आय असमानता तथा ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा पूंजी, श्रम तथा ऊर्जा के बेहतर उपयोग के साथ दक्षता पर भरोसा करना होगा। मतलब वो ये अपनी पॉलिसी को फिर से रिवाइटलाइज करना पड़ेगा, रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। रिसोर्स एलोकेशन के साथ साथ पॉलिसी फ्रेमवर्क में प्रैक्टिकल यूज़ को लाना पड़ेगा। मध्यम आय जहाज़ से बाहर आने में पूर्व तथा नव स्थापित दोनों ही उद्यम मददगार हो सकते हैं। पूर्व स्थापित उद्यम पैमाने लाते हैं तो किसी देश की तकनीक क्षमताओं का वैश्विक प्रसार एवं विस्तार करते हैं। नवाचार के जरिए पुराने व्यवस्थाएं, उद्यमों, नौकरियों, प्रौद्योगिकी, निजी अनुबंधों, नीतियों और सार्वजनिक संस्थानों का प्रतिस्थापन जरूरी है। आमतौर पर आमतौर पर सार्वजनिक उद्यम यथास्थिति बनाए रखने, कम कार्बन उत्सर्जन, प्रतिस्पर्धा से बचने का प्रयास करते हैं। अनेक अर्थव्यवस्थाएं कम कार्बन प्रौद्योगिकी उत्पादों को प्रोत्साहित कर रही हैं। संस्थागत तौर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर मध्यम आय देश लोगों का समर्थन सुनिश्चित कर बाजार शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। विदेशी व्यापार, निवेश और प्रतिभा सम्मान तकनीक उन्नयन में मदद करता है। मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं को विकास और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करना होता है। मध्यम आय देश निवेश के साथ साथ नवाचार को बढ़ाकर जलवायु और ऊर्जा संकट का लाभ उठाने के लिए डीकार्बनाइजेशन तकनीक का समर्थन कर सकते हैं। मतलब बहुत चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही हैं। भारत को अभी उच्च आय अर्थव्यवस्था बनने की लंबी यात्रा तय करनी होगी। यहाँ आर्थिक विकास की ज़बरदस्त संभावनाएं हैं। भारत जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में है। ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य निर्धारित हैं। कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हरित तकनीक प्राथमिकता यानी बनी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस हो रहा है। नीतिगत स्पष्टता बढ़ी है। शिक्षा एवं कौशल विकास, डिजिटल इंडिया तथा मेक इन इंडिया पर जोर है। सारी चुनौतियों भी नए क्लेवर में सामने हैं। भारत में सामाजिक राजनीतिक संस्थान एवं व्यवस्थाएं बदलाव पर हट धर्मिता छोड़ने को तत्पर नहीं हैं। गरीबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक आर्थिक असमानता का सिलसिला बरकरार है। राजनीतिक संस्थाओं को लोक लुभावन उपायों के जरिए सत्ता हथियाने से गुर्जे नहीं हैं। भारत को निम्न आय से उच्च आय तक का लंबा सफ़र तय करने के लिए विकास केंद्रित नज़रिया रखना होगा। भारत को विश्व विकास रपट से परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अभी तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। परिस्थितियाँ अनुकूल हुई हैं। सामाजिक आर्थिक बदलाव की संभावनाएं स्पष्ट हैं। देखते हैं अगला आर्टिकल आपका है उदासीनता का रुख। इससे बड़ी विडम्बना है क्या होगी कि किसानों का आंदोलन लंबे समय से जारी है। उसके मुद्दे स्पष्ट हैं, लेकिन सरकार कोई भी ऐसे ठोस कदम उठाने के प्रति उदासीन दिख रही है जो एक समाधान की राह तक पहुँचे। क्या ये साफ तौर पर सरकार के भीतर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव को प्रदर्शित नहीं करता है कि वह किसानों की मांग को लेकर इस हद तक गंभीर दिख रही है कि आंदोलन की एक नेता की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उनके जीवन पर खतरा बढ़ता जा रहा है और वह हल के लिए सहमति बनाने के बजाय समस्या की अनदेखी करने लगी है। सवाल है कि आखिर किन वजहों से वह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को लेकर कानूनी गारंटी उपस्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहती है और उसका यह रुख किसके हित में है। गौरतलब है कि एक और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 32 दिनों से अनशन पर हैं और उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। दूसरी ओर उसी हमले पर सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने की वजह से बीते 3 हफ्ते के बीते 2 किसान आत्महत्या कर ली है। ये समझना मुश्किल है कि एक लोकतांत्रिक सरकार इस एक उदासीन कैसे हो सकती है कि अपने समस्याओं की अनदेखी किए जाने की वजह से किसानों के जान देने की खबर आ रही है, वही उनके नेता का जीवन जोखिम में है। प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनका काम होता है अपने मुद्दों को सरकार के सामने उठा के लाना। सरकार को भी सुनना चाहिए और सरकार को समय रहते इस पे एक्शन लेना चाहिए। कुप्रबंधन की कीमत। किसी हादसे का सबसे बड़ा सबक होना चाहिए कि ऐसे उपाय किए जाएं ताकि दोबारा उसी तरह के हालात पैदा ना हो। मगर धार्मिक स्थलों पर ये ऐसे आयोजनों में जमा होने वाली भीड़ और उसके प्रबंधन को लेकर अक्सर इस हद तक लापरवाही बरती जाती है कि बार बार उधड़ की वजह से लोगों की जान जाने की घटनाएं सामने आती हैं। अब देखिए तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर परिसर में बुधवार को मच्छी भगदड़ ने पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। ये आमतौर पर देखा गया है कि किसी खास आयोजन की तैयारी तक कर ली जाती है, लेकिन भीड़ नियंत्रण
और प्रबंधन के उपाय पहले से नहीं किए जाते हैं। तिरुपति में भी ऐसा ही हुआ। वहाँ टोकन लेने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े और देखते-देखते अफरा-तफरी मच गई। उसके बाद मची भगदड़ में 6 लोग की जान जाने की खबर आई। 3 यात्रियों की सुरक्षा के लिए कारगर तैयारियां की गई थीं, जो उसे हादसे से बचा सकता था। देखिए, हमारे क्राउड मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। क्राउड मैनेजमेंट, बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, सारी तैयारियां बराबर कर दी जाती हैं, मगर जो क्राउड मैनेजमेंट स्टाफ होता है, वो इतना न्यूनतम होता है कि उसकी बात ही नहीं है। जरा सी भी हलचल हो जाएगी तो स्टैम्पीड जैसी समस्या सामने आ जाती हैं। इससे लोगों की जान भी चली जाती है। ये उचित है कि धार्मिक स्थलों पर होने वाले आयोजनों में भगदड़ मचने की स्थिति को उसमें फंसे श्रद्धालुओं को शीघ्रता से बाहर निकालने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रबंध नहीं किया जाता है, जबकि विशेष अतिथियों को किसी भी प्रतिकूल स्थिति से बचाने के लिए उनके आने और जाने का अलग इंतजाम होता है। पिछले कुछ समय से इस तरह के आयोजनों में भीड़ के बेकाबू हो जाने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। कई राज्यों में हुए ऐसे कई हादसों में अब तक सैकड़ों लोग की मौत हो चुकी है, मगर ऐसी घटनाओं को रोकने को लेकर ना तो कभी गंभीरता से विचार होता है और ना कभी कोई ऐसी कार्रवाई होती है जो आगे के आयोजनों के लिए सबक सिद्ध हो। ज़्यादा जांच रिपोर्टों में इसकी वजह भीड़ बताई जाती है, जबकि कुप्रबंधन का तथ्य आमतौर पर छिपा लिया जाता है। शायद ही कभी ऐसी भगदड़ और उसमें लोगों की मौत के लिए आयोजनों की जवाबदेही तय की जाती है। ऑर्गेनाइजर्स को अकाउंटेबल ठहराना ज़रूरी है, और ये आए दिन कुछ ना कुछ घटना हो जाती है, इसमें कोई नई बात है ही नहीं। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए। और पसंद आए तो हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।